हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन में, जो कि था यूसेज बेस्ड डेप्रिसिएशन। और उसमें आपसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जहां पर मशीन की डेप्रिसिएशन हम कितने घंटे मशीन को यूज कर रहे हैं उस हिसाब से लगाते हैं। जब मशीन या किसी एसेट की लाइफ ईयर्स में ना बताई हुई हो बल्कि आवर्स में बताई हुई हो कि ये मशीन आपकी इतने घंटे चलेगी, तो हम हर साल कितने घंटे उसको यूज करते हैं उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। या उसका लाइफ जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे बोला हुआ हो कि इस मशीन से आप उसके फुल लाइफ टाइम में 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो हर साल जितना यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें, और लास्ट में वेस्टिंग या डिप्लीटिंग एसेट्स के बारे में बात की थी कि किसी कोल माइन में मान लो अगर 1 लाख टन कोयला है, तो हर साल आप उससे जितना निकालते जाओगे कोयला, उस हिसाब से आप उसका ईयरली डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है ना। तो ये सारे जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं ये यूजेज बेस्ड मेथड्स हैं। ओके। तो यहाँ इंस्टीट्यूट के मैट में देखो, सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो है यूसेज बेस्ड मेथड से रिलेटेड वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन 4 आप देख रहे हो, ये है मशीन आवर पे बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये मशीन आवर्स पे डेप्रिसिएशन बेस्ड है, उसका एक इलस्ट्रेशन है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹30 लाख, तो परचेज प्राइस कितनी है? 30 लाख है। हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। तो इस मशीन की लाइफ जो है ना, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स नहीं बताई हुई है। कैसे बताया हुआ है? एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स, मतलब ये मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में 24,000 घंटे काम करेगी। ठीक है। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2 लाख। 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू हो गई। एंड एंटीसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज। तो ये इफेक्टिव आवर्स जो है 24,000, ये हम किस हिसाब से बिजनेस में यूज करेंगे वो यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक हम 3,000 घंटे जो है पर ईयर मशीन को यूज करेंगे। फोर्थ ईयर से लेके सिक्स्थ ईयर तक हम 2600 घंटे पर ईयर मशीन को यूज करेंगे। और 7 साल से लेके 10वें साल तक हम 1800 आवर पर ईयर पे मशीन को यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है हमारा मशीन आवर रेट मेथड के अंदर, वो हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, यहाँ पर मैं एक 10 साल का छोटा सा टाइमलाइन अगर बनाऊं, अच्छा छोड़ो, टाइमलाइन नहीं बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है इलस्ट्रेशन 4। ठीक है। इलस्ट्रेशन 4। ठीक है। अब उसमें जो डाटा है पहले लिख लेते हैं। परचेज प्राइस है, कॉस्ट है मशीन की 30 लाख रुपए। ठीक है। लाइफ जो है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ये है 24,000 आवर्स। ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू जो है, ये कितना वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू? ये है 2 लाख रुपए। ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है। ये रुपीज होगा। अब यहां पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो एक चीज देखो, ये मशीन जो है इसका पर आवर डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब देखो यहां पर डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट ये होगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा? 30 लाख माइनस 2 लाख, तो आ गया 28 लाख। ठीक है। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया। और पर आवर डेप्रिसिएशन जो है, पर आवर डेप्रिसिएशन हमारी कितनी होनी चाहिए? डेप्रिसिएशन जैसे हम लोग एसएलएम वगैरह में निकालते थे ना पर ईयर, तो यहां पर एक बार पर आवर निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन पर आवर जो होगी हमारी, वो होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी कि 28 लाख जो है हमारा, डिवाइड करेंगे हम कितना आवर्स इसका लाइफ है। तो इसका लाइफ है 24,000 आवर्स। तो टोटल हमारा पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000। ये आ गया 116 रुपया 67 पैसा, रुपीज 116.67, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है। अब हमको बोला है कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के अंदर हम 3,000 घंटे चला रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होगा हमारा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, हर साल हम लोग 3-3 हजार घंटे यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर
फर्स्ट टू थर्ड ईयर जो होगा वो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3000 घंटे हम उसको चला रहे हैं, ठीक है। और पर आवर डेप्रिसिएशन जो है ये है पर आवर, ठीक है। यहाँ पर ठीक से लिख देता हूं मैं इसको, पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 घंटे इंटू 116.67 जो है इसको आप ले लो, तो कितना आ जाएगा रुपीस, इससे मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं 3000 को, तो ये आ जा रहा है 3,50,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,50,000 रुपये। तो ये एक साल का डेप्रिसिएशन है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो है हम इन तीनों साल में ये 3,50,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन पर। अच्छा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की बात हो गई। अब यहां पर देखो 4 से 6 साल जो है यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। 4 से 6 साल के बीच में हमको कितना डिप्रिसिएशन लगाना है, यहां तो हमारा हो गया 3,50,000 पर एनम हर साल। पहले साल 3,50,000, दूसरे साल भी 3,50,000 और तीसरे साल भी 3,50,000। अब चौथे से छठे साल में आपको 2600 आवर्स पर ईयर यूज करना है मशीन को। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन हमारा होगा 116.67 इंटू 2600, लिख ही देता हूँ, रुपीज 116.67 इंटू 2600, ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू 2600, ये आएगा 3,03,333 रुपए, ठीक है। तो ये रुपीस 3,03,333। तो ये डेप्रिसिएशन जो है 3,03,333, ये पर एनम है, यानी कि हर साल इतना डेप्रिसिएशन लगेगा चौथे, पांचवें और छठे साल में, ठीक है। अब 7 से लेके 10 साल के अंदर आपका 1800 आवर्स पर ईयर है। तो फिर से यही 116.67 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रुपीस 116.67 इंटू 1800, तो ये आ गया हमारा रुपीस 2,10,000 पर एनम। तो ऐसे करके हमको हर साल की डेप्रिसिएशन अब निकालनी पड़ेगी। अब हम कोई परसेंटेज में खेलेंगे नहीं, अब हम कैसे खेलेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा कि कितने आवर्स आप मशीन को यूज कर रहे हो, उस बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। देखो यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पर भी 3.5 लाख, 3,03,333 और 2,10,000 जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद जो मेथड यहाँ पर डिस्कस की गई है वो है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। जो मैंने आपको बताया कि पिछले वाले केस में तो हमने मशीन आवर के बेस पे लिया, अब जो हम लेंगे मशीन का डेप्रिसिएशन, अगर मशीन की लाइफ जो बताई हुई है, एस्टिमेटेड लाइफ, वो ऐसे बताई हुई है कि वो पूरे लाइफ में आपको एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स या एन नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बना के देगी, तो उस केस में हम पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फिर जिस साल जितने यूनिट्स बनाएंगे ना, उस साल उतने नंबर ऑफ यूनिट से पर यूनिट डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस साल की डेप्रिसिएशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो वही फॉर्मूला जो है यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर देखो इलस्ट्रेशन 5 जो है, इसको देखो समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 20 लाख, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years with a residual value of rupees 2 lakh. Okay. The machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. तो देखो यहाँ पर estimated useful life 10 साल भी लिखा हुआ है, पर ये इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक 1.5 लाख यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगी इन इट्स लाइफ टाइम, ये कहानी भी लिखी हुई है। तो ये हमको ज़्यादा इस पर फोकस करना है। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। तो क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली आपको बोल दिया है कि प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड यूज करके ही हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है ना। 10 ईयर्स वाला फिगर को हम जनरली अभी इग्नोर कर दे रहे हैं। देखो कोई भी मशीन हो, चाहे वो 1 लाख यूनिट बना सके या 2 लाख यूनिट बना सके या 10 लाख यूनिट बना सके, उसकी भी ईयर्स में एक एक्सपेक्टेड लाइफ तो होती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि 100 साल तक चल जाएगा। अगर हम 1.5 लाख यूनिट्स धीरे धीरे 100 साल में मैन्युफैक्चर करें तो 100 साल तक भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ ना पुरानी चीजें जो है वो ऑब्सोलीट होते रहते हैं, तो वो एक फैक्टर तो रहता ही है। लेकिन मेन फैक्टर यहाँ पर क्या है कि ये 1.5 लाख यूनिट बना सकती है और हम अपने बिजनेस में इतना इतना प्रोडक्शन इससे करवाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर। अच्छा, इसका पहले पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 है ये, यहाँ लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है मशीन का, कॉस्ट है शायद 20 लाख, हाँ 20 लाख है, लिख लिया।
₹20 लाख। उसके बाद हमारा लाइफ जो है, लाइफ हम ईयर्स वाला नहीं लेंगे, लाइफ हम लेंगे यूनिट्स वाला, तो 1.5 लाख यूनिट्स ये बना सकती है, 1,50,000 यूनिट्स। ठीक है। और तीसरा जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितना है? स्क्रैप वैल्यू कहाँ गया? 2 लाख रुपए है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 2 लाख लिख लिया। ठीक है। अब देखो ये सारी बातें हमने लिख ली। अब हमारा डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो कितना आएगा? वो होगा इक्वल टू 20 लाख। ये है हमारा कॉस्ट, इससे माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू 2 लाख का, तो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा जो कि होगा 18 लाख इनटू सॉरी डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे? 1,50,000, क्योंकि ये अपने पूरे लाइफ में 1,50,000 यूनिट्स जो है वो बनाएगा। तो रुपीस और यहाँ 1,50,000 यूनिट्स, तो हमारा आ जाएगा 18 लाख बाई 1.5 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000, ये हो गया 12 रुपए पर यूनिट। ठीक है ना, ₹12 पर यूनिट। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ गया, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब देखो 12 रुपया का रेट आ गया, यहां पर लिख लेते हैं कोने में 12 रुपए। अब हमने फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के अंदर 20,000 यूनिट पर ईयर बनाए, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा? सिंपल है, बस 20,000 से आप 12 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आता है हमारा? 12 इंटू 20,000, ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है। उसके बाद देखो चौथे साल से सातवें साल में हमने 15,000 यूनिट्स पर ईयर बनाए, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा? 15,000 इंटू 12। सिंपल, तो 15,000 इंटू 12 ये होगा 1,80,000। ठीक है। और 8, 9, 10 ये 3 साल जो है हमारा, उसमें हमने 10,000 यूनिट्स पर ईयर बनाए, तो 10,000 इंटू 12 ये होगा 1,20,000। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक हर साल हम लोग 2,40,000 का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। फोर्थ ईयर से सेवेंथ ईयर हर साल 1,80,000 का, और एट्थ ईयर से 10th ईयर हर साल 1,20,000 का डिप्रिसिएशन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके डिप्रिसिएशन लगाई जाएगी। देखो सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, यही चीज है। अब डिप्लीशन मेथड भी सेम है, जितना हम एक्सट्रैक्ट करेंगे माइन से या ऑयल वेल से या नेचुरल गैस के रिजर्व से, उस हिसाब से हम जितना निकाल लेंगे उतना डिप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 6 देख लो एक बार, सेम है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है। क्या कहते हैं, किसी में आवर दिया हुआ है, किसी में यूनिट दिया हुआ है, किसी में क्या दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सेम है। मिस्टर सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1/1/2017 फॉर रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया में एक क्वेरी, क्वेरी मतलब ना एक माइंस ही होता है। ठीक है ना, माइंस को क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, जो खदान होता है, जैसे कोयले की खदान होती है वैसे, तो वहां उसी को क्वेरी बोलते हैं। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। तो जो माइंस इसने लीज पे ली है, उसमें टोटल मिनरल जो है अंदर, जो भी खनिज है, वो कितना है? 2 लाख टन। ठीक है। डेप्रिसिएशन वर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे चार्ज हो रहा था? डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? देखो 2017 में 2,000 टन एक्सट्रैक्ट होगा, 2018 में 10,000 टन एक्सट्रैक्ट होगा, 2019 में 15,000 टन एक्सट्रैक्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहीं पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, 1 करोड़ रुपए हमने पे किए। देखो इस लीज के केस में, माइंस के केस में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, ये चीज एक बार नोट करना, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर कॉस्ट ही होगी, उससे कोई स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगा। तो 1 करोड़ रुपए आपने पे किए हैं 2 लाख टन खोद के निकालने के लिए। तो 1 टन खोद के निकालने के लिए आपने कितना पे किया? सिंपल, डिप्लीशन पर टन ऐसे लिखता हूं, या डेप्रिसिएशन ही लिखता हूं, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही यूज किया है वर्ड, तो डेप्रिसिएशन पर टन जो होगा वो कितना होगा? 1 करोड़ डिवाइडेड बाई आपका 2 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 रुपया, ₹50 पर टन। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब 2017 में आपने 2,000 टन निकाला है, तो डेप्रिसिएशन कितनी लगानी होगी? बस 2,000 टन से आप 50 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा?
2000 इंटू 50, ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लाख की डिप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 2018 में हमारा 10,000 टन है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू 50, ये हो गया 5 लाख रुपए। तो 5 लाख की डिप्रिसिएशन यहाँ लगा देंगे। फिर 15,000 टन इन्होंने निकाला है 2019 में, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 लाख रुपया, 7,50,000। ठीक है, तो इतना इतना डिप्रिसिएशन हम इन सालों में लगाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने अकाउंट बनाने के लिए बोला है, शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो अकाउंट तो आप बना ही सकते हो, बहुत ही सिंपल है, देखो। अच्छा, बना के ही दिखा देते हैं। नहीं, बना के नहीं दिखाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आज दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, 1/1/2017 को लीज पे लिया है क्वेरी 1 करोड़ रुपए में। तो क्वेरी का जो अकाउंट है वो स्टार्ट कब से होगा? 1/1/2017 से, और उसके डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ रुपए, जो कि लीज लेने के लिए पेमेंट की है। तो यहां पर देखो, क्वेरी लीज अकाउंट जो है इसका जनवरी 2017 को टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ रुपए यहां पर इन्होंने डेबिट में लिया है। ठीक है, इसके बाद अब ईयर के एंड में हमको डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो हमने तीनों साल का कैलकुलेट कर लिया है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो 1 लाख रुपए है, जैसा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1 लाख, वो 1 लाख हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 99 लाख रुपीस। 1 करोड़ का एसेट था, उसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 99 लाख। इसी बैलेंस को फिर इधर खींच के ले आए, ओपनिंग बैलेंस बन गया 99 लाख। इस पे फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन देखो 5 लाख था, तो 5 लाख यहाँ पर इन लोगों ने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो 99 लाख से 5 लाख चला गया, तो कितना बचा? 94 लाख। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसी को फिर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बना के ले आए। और 2019 में हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा 86,50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो इन्होंने कम लिख दिया है, तो मैं उसको लिख देता हूँ 86,50,000। ठीक है, तो ये हो गया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हर साल का डेप्रिसिएशन का फिगर आप यहाँ पर लिखोगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, जैसा कि मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी करा रखा था। ठीक है, तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको यूसेज बेस्ड मेथड्स के 3 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या चीज है? ये एक नया टॉपिक है जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या होता है, आ जाओ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप एक एसेट खरीदते हो, ठीक है, यहां पर मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं। ठीक है, मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5 साल का टाइमलाइन है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने एक एसेट खरीदा है, मान लो इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पर एक एसेट आपने परचेज किया है, कितने का? 1,20,000 का। ओके, परचेज किया है 1,20,000 का। आप बोल रहे हो कि हमारी इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी इस एंड डेट में, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो होगी, इसको मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिख देता हूँ। लास्ट डेट में एसेट को बेच के आपको मिलेंगे 20,000। आप ऐसा एक अनुमान लगाए हो। ओके, अब आपके पास क्या है? सिनेरियो क्या है? आप इस एसेट को 5 साल यूज कर सकते हो, सिनेरियो 1। ठीक है, 5 साल यूज करने के बाद इस पॉइंट पे आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो 5 साल जब आप यूज कर लोगे, तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि हम एसएलएम मेथड पे ही डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? एसएलएम। तो हमारी पर ईयर डिप्रिसिएशन कितनी आएगी? सिंपल है, 1,20,000 से आप स्क्रैप वैल्यू 20,000 माइनस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि 5 साल से, तो आपका 20,000 रुपया पर ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हर साल आपका 20,000 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैं लिख लेता हूं एक बार। ओके, तो हर साल 20,000 का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और यहां पर ये जो एंड डेट है, ये जो एंड डेट है, यहां पर इसी एसेट का बुक वैल्यू जो होगा, बुक वैल्यू कितना बचा रहेगा? 20,000, जो कि हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो हमने एस्टिमेट किया था। ये हमने एस्टिमेट किया था कब? जिस दिन हमने एसेट खरीदा था। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हम कब एस्टिमेट करते हैं पता है? जिस दिन हम एसेट खरीदते हैं तब। ठीक है, क्योंकि उसी दिन से तो हमको डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी पड़ती है ना, जब हम एसेट खरीदते हैं तभी से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी पड़ती है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्क्रैप वैल्यू का होना जरूरी है, तो स्क्रैप वैल्यू को हम स्टार्टिंग डेट पे ही एस्टिमेट कर लेते हैं।
ठीक है, और हम ऐसे एसेट को डिप्रिशिएट करते हुए चलते हैं कि लास्ट डेट में एसेट की जो बुक वैल्यू बच जाए वो इस स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही हो, ताकि हम उसी वैल्यू पे एसेट को बेच दें। ठीक है, तो ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। लेकिन हालात ऐसे रियलिटी में होते नहीं। असली जिंदगी में क्या होता है, जब प्रैक्टिकली आप एंड ऑफ द लाइफ में एसेट बेचते हो तो आपका जो ये एस्टिमेट होता है ऐसा जरूरी नहीं है। 99% केसेस में, या आप बोल लो कि 100% केसेस में ही ऐसा होता है कि ये अमाउंट जो एक्चुअल आप मार्केट में बेच के पैसा लोगे वो या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है, अब लास्ट डेट को हमने एसेट को फुल यूज कर लिया, 5 साल के बाद अब हम बेच देंगे। इस दिन को जब आप एसेट को सेल करते हो तो मान लो आपको सेल वैल्यू मिलती है, सेल प्राइस जो है वो आपको मिलती है 25,000। ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, तो लॉटरी लगी। आपने 20,000 रुपए नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सपेक्ट की थी, आपको सेलिंग प्राइस मिल गया 25,000। तो आपका बुक वैल्यू जो था एज ऑन द डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये जो लास्ट डेट है यहां पर जहां पर आप एसेट बेच रहे हो, इस दिन आपका बुक वैल्यू कितना था? 20,000। क्योंकि बाकी 1 लाख की तो आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 1,20,000 के एसेट में हर साल आप 20,000 करके 1 लाख की डेप्रिसिएशन इस 5 सालों में लगा चुके, तो बुक वैल्यू बची हुई है 20,000। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ना, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, मैं बार बार ना एसेट को मशीन बोल देता हूं, पता नहीं क्यों। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब ये सिचुएशन उल्टा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेलिंग प्राइस जो है ये सिर्फ 15,000 मिला, ठीक है, और आपका बुक वैल्यू उस दिन कितना था? 20,000 था। तो इस केस में क्या हो गया? आपका लॉस हो गया 5,000 का। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, जो भी हो, ये फिगर जो है वो कहां ट्रांसफर होगा पता है आपको? वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आपने मशीन बेच के कोई भी प्रॉफिट किया या मशीन बेच के कुछ भी लॉस किया, तो वो लास्ट डेट में जिस दिन मशीन बिकेगी उस दिन को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है ये, ठीक है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, दे आर फाइनली, हाँ लिख देता हूं, दे आर फाइनली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, अगर लॉस हुआ तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये तो एक चीज आपने देखी। अब मान लो, अब मान लो कि हमने एसेट को पूरा 5 साल प्लान किया था कि हम 5 साल यूज करेंगे, लेकिन 5 साल नहीं चलाया। हम तो जब मर्जी यहां पर बीच में कभी भी एसेट को बेच सकते हैं। हो सकता है कि वो एसेट हमारे लिए अब यूजफुल ना हो सकता है कि हमने बिजनेस लाइन ही चेंज कर लिया हो। हम बॉटल्स बनाने का बिजनेस करते थे, ऐसे बॉटल्स बनाने का, प्लास्टिक के बॉटल्स, पर पब्लिक इतनी जागरूक हो गई कि अब वो सोच रही है कि नहीं, हम प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी और नहीं पिएंगे, प्लास्टिक जो है हार्मफुल होता है। हम क्या करेंगे? हम अब कॉपर के बॉटल्स में पिएंगे। तो हमने बिजनेस लाइन चेंज करके प्लास्टिक बॉटल्स बनाना बंद कर दिया और कॉपर के या स्टील के बॉटल्स बनाने लगे। ठीक है ना, जो कि ज्यादा हाइजीनिक भी होते हैं। तो उस केस में हमको प्लास्टिक बॉटल्स बनाने वाली मशीन बेचना पड़ेगा किसी और को। ठीक है, तो हमने 2 साल, या मान लो कि 3rd ईयर के एंड में ही, यहां इस पॉइंट पे, ये 3rd ईयर का एंड है ना, इस पॉइंट पे ही मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, यहां पर ही हमने एसेट को सेल कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ, ये सब मैं थोड़ा मिटा लेता हूं, ठीक है, ये सब थोड़ा सा मिटा लेता हूं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब बताओ, ये जो 3rd ईयर के एंड में हमने सेल किया, इस दिन को इस दिन को हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी? इस दिन को हमारी एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी? देखो, एसेट हमने खरीदा था 1,20,000 का, मतलब हमारा ओपनिंग डेट पे एसेट की वैल्यू 1,20,000 थी। अब आप 3 साल इसको यूज कर चुके हो, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन आपने 20 यानी कि टोटल 60,000 रुपए आपने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है अप टू दिस डेट। इस डेट तक आपने यहां से लेके यहां तक 60,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। तो एसेट की बुक वैल्यू जो होगी इस पॉइंट पे, बुक वैल्यू वो होगी 1,20,000 माइनस 60,000। तो ये कितनी आ जाएगी? 60,000।
ठीक है। अब मान लो कि आपने एसेट को 50,000 का बेचा, सेल 50,000 का, तो सिंपल लॉस, सॉरी, हाँ, लॉस आ जाएगा आपका 10,000 का, ये होगा लॉस। या अगर आपने उसको 50,000 की जगह 70,000 का बेचा तो प्रॉफिट हो जाएगा 10,000, सिंपल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो होता है वो आपका यूजफुल लाइफ के एंड में ही हो, ये कभी भी हो सकता है। आपने 10 साल के लिए एसेट खरीदा, पर बिजनेस है भाई, अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में एक रिस्क एलिमेंट होता है। हो सकता है कि आपको बिजनेस लाइन चेंज करना पड़ा, या हो सकता है कि उस लाइन में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, आप किसी और बिजनेस लाइन में जा रहे हो, या बीच में हो सकता है एसेट खराब ही हो गया, आपको स्क्रैप के भाव जो है बेचना पड़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या कोई बेटर मार्केट में आ गई है कोई मशीन, कोई बेटर टेक्नोलॉजी, और ये पुराना वाला आप कबाड़ हो गया है, तो उस केस में आपको स्क्रैप वैल्यू पे बेचना पड़ सकता है। तो जब भी आप बेचोगे, जिस भी पॉइंट में इस यहां पर आप बेचोगे, इन 5 सालों में आप जिस भी पॉइंट में बेचोगे, आपको क्या करना है कि उस पॉइंट तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अगर हम 3rd ईयर के एंड में नहीं बेच के 2.5 साल के पॉइंट में बेचे थे, तो हमको कितना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता। मान लो कि हम इस पॉइंट पे बेचते 2.5 साल वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो हमको यहां से लेके यहां तक यानी कि 2.5 साल, तो 2 साल का तो हो गया 20 40 हजार, और ये जो 6 महीने है यहाँ पर, इसका हाफ होगा, 20,000 साल का होता है, तो 6 महीने का कितना होगा, 10,000। तो टोटल हमको 50,000 डिप्रिसिएशन लगाना पड़ता। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है ये चीज कि जिस साल आप मशीन खरीदते हो और जिस साल आप उसको बेचते हो, दोनों साल में आपको प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। यानी कि जितने पीरियड के लिए मशीन आपके पास थी, अगर आपने जिस साल खरीदा है उस साल साल के बीचों बीच खरीदा है, तो आपने उसको 6 महीने यूज किया होगा, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओगे। जिस साल आप उसको बेच रहे हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम 2.5 साल में बेच रहे हैं, यानी कि 2nd और 3rd ईयर के बिल्कुल बीचों बीच बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर 6 महीने ही रखे थे हम इसको। 3rd ईयर में हम इसको 6 महीने रखे थे, तो 6 महीने का ही यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है। और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इस पॉइंट पे जितनी हमारी बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू से हम सेल प्रोसीड्स को कंपेयर करेंगे। जो भी हमारी प्रॉफिट या लॉस आएगी, हम लास्ट डेट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं ये देख लो थोड़ा। अकाउंटिंग लिख लेना मेरे साथ, नोटबुक में रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। अकाउंट एंट्रीज फॉर सेल ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। ठीक है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एसेट का कॉस्ट है हमारा 1,20,000 ही मान लेते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था। डेप्रिसिएशन पर ईयर सीधा डेप्रिसिएशन का फिगर ले लेते हैं, 20,000 रुपये। ठीक है। लाइफ जो है ये 5 साल है, 5 ईयर्स। और स्क्रैप वैल्यू जो है ये है 20,000 रुपये। ठीक है। वही सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर टाइमलाइन बनाया था, ताकि आपको सोचने समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर एसेट इज सोल्ड फॉर 70,000 इन एंड ऑफ 3rd ईयर। ठीक है। तीसरे साल के अंत में एसेट 70,000 का बिका। ओके। तो तीसरे साल के एंड में एसेट 70,000 का बिका। तो हमको क्या करना है, जिस भी दिन एसेट बिका है उस दिन की WDV कैलकुलेट कर लेनी है, उस दिन की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बुक वैल्यू ऑब्लिक WDV एट एंड ऑफ 3rd ईयर। ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1,20,000 का एसेट है। ठीक है। और हमको 3 साल का डेप्रिसिएशन इससे माइनस करना है, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर तो हमारा 20,000 बोला हुआ है, तो हमको सीधा 20,000 इंटू 3, 3rd ईयर के एंड में सेल कर रहे हैं ना, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो 20,000 इंटू 3, ये आ गया हमारा कितना, 1,20,000 माइनस 20,000 इंटू 3, 60,000। तो ये हमारा फाइनल फिगर 60,000 आ गया। ठीक है। अब हमने सेल कितने में किया है, एसेट इज सोल्ड फॉर 70,000। ठीक है। तो सेल प्राइस जो है हमारा वो है 70,000। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, प्रॉफिट आ गया 10,000। ठीक है। 70,000 से 60,000 चला गया। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन जो आपको लगाना है उस एसेट में, डेप्रिसिएशन का तो एंट्री आप जानते हो। अच्छा चलो मैं शुरू से आपको सारी एंट्रीज बता देता हूँ, शुरू से आपको सारी एंट्रीज बता देता हूँ। तो ऑन डेट ऑफ परचेज, ठीक है, ऑन डेट ऑफ परचेज क्या एंट्री हुई होगी,
एसेट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां तक सब कोई सहमत? हाँ या ना, कमेंट्स में लिखो। ठीक है, ये तो हो गया, ये पहला एंट्री था। दूसरा जो है एंट्री हमारा, दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का तीनों साल का मैं एक ही एंट्री दिखा देता हूं आपको, मैं 3 साल की अलग अलग एंट्री आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पर ईयर लिख देते हैं यहां पर। इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम नॉर्मल एसेट जो जिसमें एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है वो लिख रहे हैं। तो तीनों साल का जो डेप्रिसिएशन है हमारा, वो यही एंट्री होगी, 3 बार रिपीट होगी। 20,000 करके हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे और एसेट की वैल्यू को हम 20,000 कम करते चलेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हर साल के एंड में होगी, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में, 3 बार होगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट अपना क्या है? अच्छा, सेल ऑफ मशीन, सॉरी फिर से मशीन लिख रहा हूं, देखो, सेल ऑफ एसेट। ठीक है, उस दिन क्या एंट्री होगी? देखो, सेल किया आपने 70,000, ठीक है, तो सेल जो आपने किया 70,000 में, तो पैसे मिले, ठीक है, पैसे मिले, तो बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, ठीक है। और मशीन आपका जो सेल हो गया उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, एसेट, सॉरी एसेट जो आपका सेल हो गया उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में एसेट की वैल्यू तो जीरो करनी पड़ेगी, एसेट तो अब आपका रहा नहीं, ठीक है ना, एसेट की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। तो बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी है ऑन द डेट ऑफ सेल? देखो, यहां देखो, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि जिस दिन एसेट बिका, जिस दिन एसेट बिका उस दिन बुक वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट मतलब एसेट हमेशा बुक्स में डेबिट होता है, ठीक है ना, एसेट की बैलेंस क्या होती है? डेबिट होती है। अब इस दिन आपने एसेट को बेचा है तो आपको एसेट को क्या करना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि एसेट तो आपके बिजनेस से गया, तो बैलेंस को जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितना भी उसका बुक वैल्यू है, जितना भी उसका बुक वैल्यू है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यहां पर 60,000 से क्रेडिट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि बैंक अकाउंट जो है ये हो रहा है डेबिट, ठीक है, और एसेट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, लेकिन अमाउंट मिसमैच है। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 70,000, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 60,000। अब एसेट अकाउंट को तो आप 70,000 क्रेडिट कर नहीं सकते, क्योंकि आपका एसेट में बैलेंस ही पड़ा हुआ है उस एसेट का, जिस भी एसेट को आपने बेचा है उसका डेबिट बैलेंस था ही 60,000, ठीक है ना, तो आप उसको 70,000 कैसे क्रेडिट कर सकते हो? तो नेगेटिव में चला जाएगा, आपको तो जीरो करना है, ठीक है ना। तो 60,000 आपने क्रेडिट किया, एक और क्रेडिट आएगी 10,000 की, ठीक है, एक और क्रेडिट आएगी आपको 10,000 की, तब जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट होगी। लेकिन ये है क्या? ये ऑब्वियसली प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स और इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 10,000 लिख सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? बहुत समय क्या होता है, क्योंकि ये सेल आपका एंड ऑफ द ईयर हुआ है, एंड ऑफ द ईयर हुआ है, तो थर्ड ईयर में हमने क्या बोला कि एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमने एसेट सेल किया है, ऐसा हमने कहा। तो इसीलिए यहां पर अगर आप प्रॉफिट को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे तो चल जाएगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लो कि किसी भी केस में अगर एसेट यहां पर साल के बीचों बीच बिकता है कभी, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था कि 2.5 ईयर्स में एसेट आपका बिक रहा है, ठीक है ना, 2.5 साल बाद, तो साल के बीचों बीच तो देखो भैया हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं तब। और फाइनल अकाउंट्स कब बनती है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है ना। अब मशीन हमको बेचनी है 2.5 साल में, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मशीन हमने बेचनी है 2.5 साल में, पर क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं 2.5 साल, मतलब साल के बीच में, तो हम वेट कर जाएंगे कि नहीं भैया आज मशीन को नहीं बेचते हैं, जब हम साल का एंड आएगा उस समय हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उसी समय मशीन को बेचेंगे। ऐसा तो कोई बेवकूफ ही करता होगा, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स के लिए वेट करने, फाइनल अकाउंट्स बनने का वेट करके तो कोई मशीन को बेचने से रुकेगा नहीं ना। मशीन को तो वो जब उसको अच्छा दाम मिलेगा, जब अच्छा भाव मिलेगा, देखेगा कि अभी सुटेबल कंडीशन है, चलो बेच के निकल लेते हैं, तो 2.5 साल में मशीन बेच ली। पर इसका प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के एंड में बनाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं?
हम एक टेम्पोररी अकाउंट खोल लेते हैं बेटे, और उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो इसी एंट्री को, ये जो एंट्री मैंने यहां पर लिखी है ये वाली, इसी को आप ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हो। देखो यहां पर दूसरा कलर से लिखता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, ठीक है, टू एसेट अकाउंट 60,000, ओके। और यहां पर टू, यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, अकाउंट खोल लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी होगी? 10,000, ठीक है। ये एसेट हमने ये अकाउंट हमने खोल लिया बुक्स में। अब जब ईयर का एंड आएगा और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तब हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, तब क्या करते हैं? जितने भी इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, गेन्स, लॉसेस के जितने भी अकाउंट होते हैं, यानी कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, उनमें जो भी बैलेंसेस होते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो साल के बीचों बीच हमने मशीन को सेल किया था, हमने ये अकाउंट खोली थी। अब इसमें भी 10,000 पड़ा हुआ है, तो जब लास्ट में ईयर एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो ये पैसा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी उस समय? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इसको अब डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले क्रेडिट किया था, तो अब जो है इसका पैसा वहां से निकाल के पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो अब डेबिट करना पड़ेगा। और यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 क्रेडिट। तो सेम चीज हो रही है, देखो यहां पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट ही कर रहे थे, यहां पर भी किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया। एक अकाउंट हमने क्रिएट की प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और वहां से फिर ईयर के एंड में जब पीएल अकाउंट बनाए, तब जाके बैलेंस कैरी करके ले गए, ठीक है। तो ऐसे आप ब्रेक करके भी इसको कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि हमेशा एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, या अगर लॉस का केस है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट बनाते हैं। अगर ये हमारा लॉस होता, मान लो कि हमने एसेट को 70,000 की जगह 50,000 में बेचा होता, तो हमारी एंट्री क्या होती, उसको भी मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, एग्जाम्पल एसेट सोल्ड फॉर 50,000, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी देखना, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। और एसेट कितने का क्रेडिट होगा हमारा? टू एसेट अकाउंट। एसेट में तो बुक वैल्यू 60,000 थी, तो भैया एसेट तो बिक गया, तो उसको जीरो करना ही पड़ेगा, तो 60,000 को अपने को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। अब डेबिट में हमारा 10,000 कम है, तो डेबिट में हमको 10,000 लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं अगर ईयर के एंड में सेल हो रही है तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अभी हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमेशा तो अवेलेबल होती नहीं है, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तभी अवेलेबल होती है, तभी खोली जाती है। तो अभी फिलहाल के लिए हम उसको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जगह कम हो गया, मैं ASSET एसेट अकाउंट जो है छोटे छोटे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10,000 जो है इसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और बाद में ईयर के एंड में इस पैसे को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी भी एंट्री लिख ही देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस आप एक ट्रांसफर कर रहे हो तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, और यहाँ पर जो आपने इस लॉस को डेबिट करके रखा था ऊपर, उसको आप क्रेडिट कर दोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, 10,000। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बात ऐसी है कि जब यूजफुल लाइफ के एंड में या कभी भी यूजफुल लाइफ के बीच में कभी भी आप एसेट को बेचते अगर हो, अगर आप एसेट को बेचते हो, तो आप जिस दिन उसको बेच रहे हो ना, उस दिन की बुक वैल्यू निकाल लो, यानी कि उस दिन तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, माइनस करो उसके कॉस्ट से, तो उस दिन का बुक वैल्यू आपको मिल जाएगा। उस दिन का बुक वैल्यू जो आपको मिलेगा, उससे आप सेल वैल्यू जो है, सेल प्राइस, उसके कंपेयर करके देखो कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आता है तो बल्ले बल्ले प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, नॉर्मल एसेट सेल की एंट्री होगी। अगर लॉस आता है तो कोई बात नहीं, लॉस बुक कर लो, ठीक है। आप डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस को पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली ये तब करना चाहिए जब हमारा ईयर एंड हो रहा हो, ठीक है ना। ईयर एंड में अगर सेल की तो ये करना ठीक ठाक चलता है। लेकिन अगर आपका ईयर एंड नहीं है, अब साल के बीचों बीच किसी पॉइंट में एसेट या एसेट को अगर सेल कर रहे हो, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको आप डायरेक्टली पीएल अकाउंट में बुक करोगे ना, तो ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है ना। हम लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करेंगे। हम एक
अकाउंट खोल लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो भी केस होगा, और ईयर के एंड में उसमें जो भी बैलेंस होगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इंस्टीट्यूट के मैट में भी एक यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है ना, सेम चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 7। ओके, तो चलो इलस्ट्रेशन 7 जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा, देखो क्या लिखा है। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 सर्टेन मशीनरी फॉर ₹5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो 1 जनवरी 2018 को एक मशीन खरीदी है 5,82,000 में और 18,000 खर्च किए हैं उसके इरेक्शन में। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5,82,000 प्लस 18,000, ये आएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 को 6 लाख की मशीन आई। ऑन 1 जुलाई 2018 अनदर मशीनरी फॉर ₹2 लाख वॉज एक्वायर्ड। तो 1 जुलाई 2018 को दूसरी एक मशीन 2 लाख रुपए में खरीदी। ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 having become obsolete was auctioned for 3,86,000 and on the same date fresh machinery was purchased at a cost of 4 lakh। तो क्या हुआ, 1 जुलाई 2019 को ये जो पहली मशीन हमने खरीदी थी ना 5,82,000 और 18,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगवा के 6 लाख में जो खरीदी थी 1 जनवरी 2018 को, वो 1 जुलाई 2019 को ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, यानी कि पुरानी हो गई, अब नई टेक्नोलॉजी की कोई मशीन आ गई होगी, और पुरानी मशीन को हमने 3,86,000 में ही सिर्फ ऑक्शन कर दिया, और उसी दिन हमने एक नया मशीन खरीदा जिसका कॉस्ट था 4 लाख। Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करते हैं? 31 दिसंबर को 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट हमको कब कब का बनाना पड़ेगा? 2018 का 1 जनवरी से कहानी चालू हो रहा है और 2019 का 31 दिसंबर में जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले चलो थोड़ा सा वर्किंग्स कर लेते हैं। तो एक टाइम लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना से इतना पीरियड मान लो 2018 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको रेड कलर में। ये पीरियड है 2018, ये पीरियड है 2019। ठीक है, तो ये डेट क्या है? 1 जनवरी 18। इस दिन को हमने कितने का मशीन खरीदा? देखो 5,82,000 जो है, इस मशीन का नाम दे देते हैं मशीन 1। ठीक है, M1। तो 5,82,000 प्लस 18,000 का इंस्टॉलेशन लगा हमारा, तो टोटल 6 लाख की मशीन हमारी आ गई। ठीक है, ये तो हो गया। अब ऑन 1 जुलाई 2018 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। तो यहाँ पर, यहाँ बीचों बीच इस डेट में, ये डेट क्या है? 1 जुलाई 18। इस दिन को हमारा मशीन 2 जो है वो आ गया, और इसकी प्राइस कितनी थी? 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। 1 जनवरी 2019 को हमने कुछ नहीं किया। 1 जुलाई 2019 को क्या हुआ? देखो ये जो डेट है 1 जुलाई 2019, इस डेट को हमने M1 को सेल कर दिया। M1 सोल्ड फॉर रुपीस कितना है? 3,86,000 है। ठीक है, तो 3,86,000 में हमने M1 को सेल कर दिया और एक नया मशीन खरीदा है। देखो यहाँ लिखा है एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। तो इस दिन हमने M3 नया मशीन जो है वो 4 लाख में खरीदा। ठीक है, परचेज्ड। और हमको डेप्रिसिएशन कितने में लगानी है? 10% पर एनम WDV। तो डेप्रिसिएशन हमारी लगेगी 10% WDV पे। ओके, अब कैसे इसको सॉल्व करना है? देखो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट जो हम बनाएंगे, आ जाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट वगैरह बना रखी है। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले आपको ओपनिंग डेट पे यहाँ पर जो आपने खरीदा 1 जनवरी 2018 को आपने एक मशीन खरीदी M1, मशीन 1 कितने में खरीदी आपने? 6 लाख में। ठीक है ना, 5,82,000 और 18,000 का इंस्टॉलेशन पे किया मशीन 1 का। टू बैंक अकाउंट आप यहाँ पर डायरेक्ट 6 लाख रुपए लिख दो। तो ये पहली चीज़ जो है वो आपने कर ली। अब फिर से वापस आते हैं अपने टाइमलाइन पे। देखो यहाँ पर अब 1/7/2018 को आपने फिर से एक 2 लाख की मशीन खरीदी। तो वापस चलो, यहाँ पर 1/7/2018 को आपने फिर से एक मशीन खरीदी। कितने की? ये मशीन 2 है, ये खरीदी 2 लाख की। ठीक है, अब वापस आ जाओ फिर।
तो इसकी रिकॉर्डिंग हमने कर दी, इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने कर दी। अब सीधा हमको इस डेट पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो हमारा 6 लाख का मशीन है, इस पर पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो वो कितना होगा, 60,000 होगा। ठीक है ना, मैं डिटेल्स में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 6 लाख पे पूरा 10% 1 साल का, ये आ जाएगा 60,000। और ये जो M2 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ M1, और ये जो M2 है, इस पे 2 लाख पे 10% होता है 20,000, पर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 20,000 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर, ये डेट क्या है, 31 दिसंबर 2018 को हमको टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 70,000। तो चलो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये डेट देंगे हम 31 दिसंबर 2018, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। देखो कैलकुलेशन क्या होगी, 6 लाख इंटू 10%, ये हमने किया 60,000, और 2 लाख इंटू 10% जो होता है 20,000, लेकिन 6 महीने का ही सिर्फ लगेगा, तो 6/12 कर देंगे, तो टोटल फिगर यहाँ पर आ जाएगा 70,000, जो कि हमने अभी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके ये वाला दिखाया। ठीक है, चलो अब ये भी हो गया। अब अगला जो है वो क्या है, अगला हमको यहाँ पर निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। तो इस साल में तो और कुछ है नहीं, तो यही डेट होगी यहाँ पर, और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा बाय बैलेंस शीट वो आ जाएगा 6 लाख और 2 लाख, पहले यहाँ पर 8 लाख टोटल आता है, इसी को यहाँ भी लिख देंगे, और 8 लाख से 70,000 चला जाएगा तो 7,30,000 आएगा। अब इसी को यहाँ पर ओपनिंग डेट में 1/1/2019 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 7,30,000 लेके आ जाएंगे। अब 2019 में क्या हुआ, देखो 2019 हमारा ये है, 2019 में 1 जुलाई 2019 को हमारा मशीन 1 सेल हुआ 3,86,000 का। ठीक है, तो इस दिन तक की डेप्रिसिएशन कितनी होगी मशीन 1 की, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो पीरियड है हमारा, इतना पीरियड, ठीक है, इतना पीरियड का सिर्फ मशीन 1 का डेप्रिसिएशन हमको चाहिए। ठीक है, और इतना पीरियड का मशीन 1 का डेप्रिसिएशन तो 60,000 था जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बस हमको इतना पीरियड का निकालना है। तो इतना पीरियड का जो डेप्रिसिएशन होगा M1 का वो कितना होगा, वो होगा हमारा, देखो यहाँ पर 6 लाख कॉस्ट थी, यहाँ तक 60,000 डेप्रिशिएट हो चुका था। ठीक है, तो WDV हमारा कितना आ गया, 6 लाख माइनस 60,000 जो है, यहाँ पर लेंगे पहले 6 लाख माइनस 60,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रेट कितना है 10%, और यहाँ पर हम 6 महीने का, इतना पीरियड का मतलब सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो इंटू 6/12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बोलो, ये हमारा आ जाएगा 6 लाख से ये गया तो 54,000 आएगा, 54,000 का हाफ, रुको मैं कर लेता हूँ, 54,000 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 27,000 रुपये, अपना 27,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये जो डेट ऑफ सेल है, इस दिन मशीन 1 की WDV कितनी थी, तो यहाँ पर वो भी एक बार लिख लेते हैं, WDV ऑफ M1 ऑन 1/7/2019, यानी कि यह है सेल डेट। ठीक है, सेल की डेट, तो ये जो है ये हमारी कितनी आ जाएगी, 5,40,000 जो है ये हमारा ओपनिंग डेट 1/1/2019 को WDV था, उससे और 27,000 आप माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 5,13,000 रुपये। ठीक है, तो ये 5,13,000, और हमने मशीन बेची कितनी की है, हमने बेची है मशीन, देखो यहाँ पर मशीन इज सोल्ड फॉर 3,86,000, तो अगर आप 5 लाख, रुको यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है, ये लॉस ही है, प्रॉफिट लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ M1 मशीन 1। ठीक है, ये कितना होगा हमारा, 5,13,000 हमारी बुक वैल्यू थी, और हमने बेचा है 3,86,000 में, तो हमारा सेल वैल्यू कितना आ जाए, सॉरी लॉस कितना आ जाएगा, 3,86,000, ये हो गया 1,27,000 का हमारा लॉस आ जाएगा, 1,27,000 का ये हो गया हमारा लॉस। ठीक है, अब अकाउंटिंग एंट्रीज हमको करनी है। सबसे पहले क्या एंट्री करनी है, देखो ये जो मशीन को हम बेचेंगे 1 जुलाई 2019 को, तो उसकी ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन 27,000 जो आई है उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पर
1/7/2019 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, ये 27,000 जो है ये हमने लिख दिया। मैंने आपको दिखा दिया है कि ये 27,000 कैसे आया। अच्छा, फिर उसी दिन को यहाँ पर मशीन जो है वो सेल हो रही है, तो यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट होगा। मशीन 1 सोल्ड कितने में बेचा है? 3,86,000 में, ठीक है ना। और हमारा जो लॉस ऑन सेल है वो भी यहाँ पर आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वर्किंग नोट 1। देखो, क्योंकि हमने साल के बीच में इस मशीन को बेचा है, तो मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो लॉस है उसको ट्रांसफर नहीं किया, मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है उसको यूज़ किया है। और यहाँ पर हमारा 1,27,000 रुपये लॉस आया है, जो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया। इसका अगर आप एक प्रॉपर वर्किंग नोट अगर बोलो कि कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए, दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पर देखो प्रॉपर वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन 1 जनवरी 2018 था, उससे 2018 का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। फिर 31 दिसंबर 2018 का जो बुक वैल्यू है या WDV वो आ गया। फिर अप टू डेट ऑफ सेल जो है 1/7/2019 तक का डेप्रिसिएशन 27,000 आया, ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया। तो फिर WDV ऑन डेट ऑफ सेल हमारा 5,13,000 आ गया, उससे सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन माइनस करोगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,27,000 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको यहीं पर करके दिखाया है। ये सारी चीज़ें, ये एक बेटर फॉर्म में ऐसा आपको एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप लिखोगे तो वर्किंग नोट का रेफरेंस जो है दे देना, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये तो हो गई हमारी मिड ईयर एक्टिविटी, मिड ईयर की एक्टिविटी। यहाँ पर मशीन की सेल की एंट्री हमने कर ली और डेप्रिसिएशन भी हमने लगा ली जिस मशीन पे हमारा सेल हुआ था। अब हमको इस पॉइंट पे क्या करना है, लास्ट डेट जो है यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन लगानी है। 31/12/19 को हमको डेप्रिसिएशन लगानी है। किस पे? ओ सॉरी, इस डेट पे एक मशीन 3 परचेज भी हुई है, इसकी एंट्री तो हमने की नहीं। तो मशीन 3 जो हमने परचेज की है 4 लाख की, उसकी एंट्री चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1/7/2019 को टू बैंक अकाउंट मशीन 3 हमने 4 लाख की परचेज की, ठीक है। तो ये एंट्री हमने कर ली। अब हमको क्लोजिंग डेट पे डेप्रिसिएशन लगानी है। तो मशीन 1 तो अब रहा नहीं, मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी? मशीन 2 2 लाख की थी, उसको हमने 10,000 डेप्रिशिएट कर दिया था अप टू दिस पॉइंट। तो इस पे अब पूरा 1 साल यानी कि 1,90,000 पे 10% लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 19,000 रुपये। तो मशीन 2 पे 19,000 और मशीन 3 जो हमने नई खरीदी है ये वाली 4 लाख की, इस पे 10%, लेकिन 6 महीने के लिए, इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि हमने साल के बीचों बीच खरीदी है तो सिर्फ इतने पीरियड का डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा। तो 6 महीने का जो होगा ये कितना होगा? 4 लाख का 10% होता है आपका 40,000 और 40,000 का हाफ यानी कि 20,000। तो टोटल ईयर एंड में डेप्रिसिएशन हमारा 19,000 और 20,000 यानी कि 39,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना? 39,000। तो ईयर के एंड डेट में आते हैं, यहाँ लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन और यहाँ पर फिगर 39,000, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर कैलकुलेशन भी देख लो, मैंने ये बता दिया कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालनी है। तो सबसे पहले इस साइड का टोटल जो है यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 7,30,000 और 4,000, ये आ जाएगा आपका 11,30,000। इसको इधर भी लिख लो और यहाँ पर आपका बाय बैलेंस कैरेट डाउन 11,30,000 से ये सारे फिगर्स माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 5,51,000, ठीक है ना। 5,51,000 में हमारा मशीन 2 और मशीन 3 का बैलेंस यहाँ पर है। तो ये था मशीनरी अकाउंट बनाने का इलस्ट्रेशन 7। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और थोड़ा सा फीडबैक दे दो यार कमेंट्स में। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियोस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर अगर अच्छे लग रहे हैं तो भैया कमेंट कर दिया करो ना। कमेंट करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, बार बार बोलना पड़ता है, पर फिर भी आप लोग कोई कमेंट वगैरह कुछ करते नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।